नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। एक वक्त था लोगों को मैं आगाह किया करता था कि पिछली हुकूमत यानी नून लीग की हुकूमत जो ख़बरें मार्केट में दे रही है स्टॉक मार्केट के मुतल्लिक, पाकिस्तान की मईशत के मुतल्लिक, ये खालिसतन गलत है। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर रेटिंगें तब्दील हो जाना, लोगों का हमें कर्जे दे देना या ना देना, इसका ताल्लुक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी से नहीं होगा। लोग मुझे कोसते थे, बुरा भला कहते थे ये तो आदमी नेगेटिव है, जब बात करता है नेगेटिव करता है। लेकिन यकीन करें मेरे जहन में सिर्फ ये सोच फिक्र थी कि सरमायाकारों का सरमाया ना जाए, क्योंकि लोग अपने वालदैन का, मैंने एक बुजुर्ग से सुना है, लोग वालदैन का खून माफ़ कर देते हैं लेकिन अपने पैसे माफ़ नहीं करते, ऐसी कहावत है। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे यह बताया, किसी का हर तरह से आप इस्तेहसाल कर लें लेकिन उसका मुआशी कत्ल ना करें, क्योंकि मुआशी कत्ल कभी बर्दाश्त है। जब मैंने ऐसी सख्त बातें की, लोग उबल पड़े, हाँ ये एंटी बात कर दी, ये एंटी बात कर दी। और जो आदमी स्टॉक मार्केट यानी पैसों के सरमाए के लिए हु हा करेगा, डिस्को डांस, डिस्को डांडिया, भंगड़े डालेगा, वो मुल्क से मोहब्बत करता है। और जो सच बोलेगा वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करता। सबसे पहले तो ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मोहब्बत कौन करता है और कौन नहीं करता। जब 97 के अंदर नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया गया तो कहा गया ये मुहिब्बे वतन आदमी है, यही वो शख्स है जो पाकिस्तान को बचा लेगा, ही इज़ ए पेट्रियाटिक पाकिस्तानी। यही तस्वीर बदल गई। और जब अभी मौजूदा हुकूमत के अंदर बैठी सियासी जमातें ये नवाज शरीफ साहब को कहते रहे कि ये मोदी के यार हैं, मोदी के यार हैं, तो हमारे लोगों का कुछ पता नहीं, हम कौन किसकी तरफ क्या, कौन मुहिब्बे वतन है कौन नहीं है, ये वो हम अपनी मर्जी से कहानियाँ बनाते रहते हैं, कभी किसी को बना देते कभी किसी को। लेकिन जहाँ तक माल सरमाए का ताल्लुक है भाई, उसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर संजीदा हो जाना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के मौजूदा हालात में आपको बता दूं मिक्स्ड रहे। सुबह में मुझे शोबा तहकीक ने बताया हमारे के 300 पॉइंट तक का इजाफा हो गया। फिर अभी जो था प्रोग्राम के आगाज़ से कुछ पहले 3 पॉइंट मनफी 40,323 पॉइंट के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है। मार्केट में अभी भी अभाम पाया जाता है। IMF के मुतालिक हम लोग इतने खुश हो रहे हैं, मैंने कभी किसी कौम को ऐसा खुश नहीं देखा कि कर्ज मिलने के ऊपर इतना नाच गाना और खुशियाँ मनाई जाएँ। बुरा ना मानना, ये मंजर में तो इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं अपनी कौम के मुतालिक बात कर रहा हूँ। मैं जिस माशरे में जिन हालात में पला बढ़ा हूँ, यकीन करें कोई महल्ले में कर्जा ले लेता था हम उससे मिलना छोड़ देते थे कि यार ये आदमी मकरूज हो गया है। और जो कोई कर्जा लेना शुरू करता था तो हम कहते थे कितनी मायूब चीज़ कर रहा है, यार हमसे वैसे ले ले, तू कर्जा ना ले। लेकिन एक हमें इज्तिमाई तौर पर भी कर्जा लेते हैं, खुश होते हैं और इस पर अपनी कामयाबी जाहिर करते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, हमें कर्जा मिल गया, हमें मकरूज कर दिया, हमें वहां से मिल गए। और फिर मैं वही बात बता रहा हूं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो तो मस्बत बात कर रहे हैं, क्योंकि असद उमर साहब को मिलवा देते तो ये केस भी खराब हो जाता। ये तो शुक्रिया अदा करता हूं इमरान खान साहब का, IMF पे गए और क्रिश्चियन लगार्ड से जाकर 1 to 1 बात की। क्रिश्चियन लगार्ड ने बोला कि वेरी गुड, आप अपना काम जारी रखें। मैं आपको गारंटी बताता हूं, असद उमर जाता वो मना कर देती, नहीं बाबा, मिस्ड कॉलें देख के नहीं उठाती। पुराना मानना असद उमर साहब, कोई पर्सनल, नथिंग पर्सनल, आपकी कारकर्दगी बहुत गलत है, बहुत ख़राब है और आप इमरान खान का नाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। इमरान खान बड़ा मेहनत कर रहा है, काविश कर रहा है, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मामले को। पर एनीवे, आप लगे रहें, हमारे मुल्क के अंदर कोई कुर्सी छोड़ता नहीं जब तक उसे छुड़वाई नहीं जाती। अच्छा, यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, खामोशी से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं, बहुत मोहतात रहेंगे। अहमद चुनाई साहब डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। सर वेलकम करता हूँ आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर पहले शिकवे से शुरू करता हूँ। अहमद चुनाई साहब, आपने तो कहा था कि ये कनाडा वाला बाबू आया है, मौसम बदल देगा, माहौल तब्दील हो जाएगा। कितना अरसा हो गया कनाडा वाला बाबू बैठा हुआ है लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। मार्केट रिफॉर्म के ऊपर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कभी कभार आते हैं असद उमर साहब, घंटी बजा के चले जाते हैं, आप लोगों के साथ चाय पापे खाते हैं, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी चलती है, फिर यूं ही ठुस हो जाती है। तो ये कनाडा वाले बाबू की क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की मार्केट में? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो आए हैं एज एन MD और हमारे साथ काम उन्होंने शुरू किया है। मैं अभी इस बारे में मज़ीद इसलिए कुछ नहीं कहूँगा कि ये काम हमारे बोर्ड की एवेल्यूशन कमेटी का है जो एवेल्यूएट करती है उनके पूरे साल की परफॉर्मेंस। जनवरी में उनका एवेल्यूशन ड्यू है, इंशाल्लाह उसको एवेल्यूएट करेंगे और जब बोर्ड की एवेल्यूशन होगी तो उसकी कार्रवाई जो है वो पूरे पाकिस्तान को पता चलती है। तो इसमें एंड यू आर द मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव इफ आई एम करेक्ट? जी बिल्कुल, मैं मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ, शेयर होल्डर्स डायरेक्टर हूँ और जो भी एवेल्यूशन होगा उसके कमेटी के अंदर बैठ के करेंगे।
पहले कुछ कहना कबल इस वक्त है। इंशाल्लाह वक्त आने पे हम पूरी कौम को ये बताएंगे कि हमने क्या एवेल्यूएट किया, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, और उसके ऊपर ज़ाहिर है जो भी लायमल जो है वो बोर्ड बनाएगा और मिल के बनाएगा। अच्छा, यहाँ पर वैसे जनरल सेंटिमेंट तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना, मैनेजिंग डायरेक्टर को एक साइड पर रखे, जनरल सेंटिमेंट इस वक्त डायरेक्टर्स का क्या है? मार्केट की सपोर्ट के लिए कुछ इकदाम किए गए? देखिए पूरा एक रोड मैप बना है 3 साल का, उनके टेनियर का। 1 साल का जो रोड मैप है उसके अंदर बहुत सारी बातें थी। उसके अंदर यूआईएन जो है वो इंक्रीज़ करने की बात थी, नए प्रोडक्ट्स लाने की बात थी, और फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो ट्रैक होल्डर्स की का इश्यूज़ थे उसको रिजॉल्व करने की बात की गई थी। इन तीनों एंगल्स पे क्या काम हुआ है उसकी पूरी रिपोर्ट आइंदा आने वाले बोर्ड में इंशाल्लाह पेश होगी। जब रिपोर्ट आएगी तो हम उसके ऊपर बात कर सकेंगे, उस पर बहस कर सकेंगे और उस पर अपना लायमल भी बना सकेंगे। यही अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त है, थिंग्स आर अंडर डिस्कशन एंड थिंग्स आर रिलेटिवली फ्लूइड, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है जो भी बात है, सलाह मशवरे होंगे, रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर ही बात होगी। इससे पहले मैं कुछ कहना यानी कबलस वक्त नहीं कुछ कहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट भी सेंसिटिव होती है इन मामलात को, तो यू वुड नॉट लाइक टू से समथिंग दैट डिलीवर्स द रॉन्ग मैसेज। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, उसको इसी तरह इंशाल्लाह लेके चलेंगे। अच्छा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ, और खैर मैं उस पर कोई फैसला कुछ नहीं दूंगा, लेकिन मैं लोगों के चेहरे पढ़ लेता हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। बात कोई IMF वाली खबर आई, यह IMF वाली खबर जो है ये इस हिसाब से अच्छी है कि वो हमारी तरफ मुतमईन है। हम यस कहते हैं या नो कहते हैं, ये हमारी भी बात बाद में होगी, ये भी कबलस वक्त होगा। इसका जवाब आपसे लेता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे नाजरीन, ये जानने के स्टॉक एक्सचेंज पे इसके क्या असरात हुए, और इमरान खान साहब जो अच्छे काम कर रहे हैं क्या उनकी टीम उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर रही है या नहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। बात हो रही स्टॉक मार्केट के मुतालिक। अब तो चेहरे पढ़ पढ़ के स्टॉक मार्केट के मुस्तकबिल के बारे में बता सकता हूँ, क्योंकि हालात देख देख कर और ख़बरें देख देख कर और अखबार पढ़ पढ़ के तो मेरे ख्याल कुछ गलत फैसले हो जाएंगे, क्योंकि कभी रेटिंग ऊपर हो जाती है, कभी रेटिंग नीचे चली जाती है। अहमद चुनाई साहब के साथ बात हो रही थी, ये जनाब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर भी बैठते हैं, PSX के डायरेक्टर भी हैं, और अब हमें ज्वाइन करेंगे जनाब ज़फ़र मोती साहब, जो कि पहले डायरेक्टर KSE थे और कराची स्टॉक एक्सचेंज थे, और अब जो हैं वो ट्रैक होल्डर भी हैं और जनाब मेंबर भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में अहमद चुनाई साहब। तो सॉरी, ज़फ़र मोती साहब। ज़फ़र मोती साहब, अब बात ये है कि स्टॉक मार्केट के मुतालिक मेरे ख्याल से आपके साथ तो एक दिहाई हो गई प्रोग्राम करते करते। बात यह है कि हमारे यहाँ शोशे छोड़ दिए जाते हैं, फिर 3-3 4-4 साल हम उन पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन फिर उन्हें हर आदमी भूल भाल जाता है। अगर देखें माजी में भी तो हमने लेवरेज प्रोडक्ट के ऊपर कितनी बात की, कोई काम नहीं हुआ उस पर। मेरे ख्याल अभी भी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। एक्सपेंडिंग इन्वेस्टर बेस था, कॉमन इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर को मार्केट में लाना था, कैश मार्केट बनाकर, वो तो आप भूल ही जाएं, अब वो नहीं आएंगे, या आ भी जाएं तो फिर बहुत मुख्तसर तादाद में आएंगे। रिस्क मैनेजमेंट की बात की गई थी, रिस्क मैनेजमेंट के चक्कर में हम एक इतनी कंजर्वेटिव मार्केट बन चुके हैं कि अब यहां पर एक्सपेंशन लोकल बेसिस पर हो जाए बड़ा मुश्किल है। फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्रॉस लिस्टिंग्स और इंटरनेशनल रोड शोज के जरिए हम पैसे लेकर आएंगे, वो भी खैर कुछ हो नहीं सका। ज़फ़र मोती साहब, क्यों कुछ होता नहीं है यहाँ पर? भाई ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान में इसी तरह के कामों के लिए एजुकेशन चाहिए, और एजुकेशन है नहीं, इस मुल्क में खत्म हो गई। मैं कुछ दिन पहले यही सोच रहा था कि जो हमारी मिशनरी स्कूल थी, जो एजुकेशन में आगे और बड़े बड़े लोग उन्होंने पैदा किए, वहाँ पर भी अब जो स्टाइल के लोग आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के लेवल के ऊपर भी जो आ रहे हैं, वो ऐसे हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। कुछ भी नहीं। अब आप जब दूसरी बात कर रहे हैं कि ये लिवरेज के प्रोडक्ट, ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर रेगुलेटर ही नहीं चाहेंगे कि मार्केट फ्लरिश करे, तो फिर हम और आप क्या करें? ये भी बात बड़ी है हमें, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम रिस्क एवर्स मेजर्स ले रहे हैं, जिसके माने ये हैं कि सरमायाकारों को नुकसान से बचा रहे हैं। ये दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिस्क एवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप रोड ही बंद कर दो। रोड बंद कर दिया है, आप देखें बेस नहीं बढ़ रहा।
उधर ढाका स्टॉक एक्सचेंज में 30 लाख सीबीसी के मेंबर्स हैं, सीबीसी को जो हैंडल कर रहे हैं, सीबीसी में उनके क्लाइंट्स हैं। हमारे यहाँ 55,000 75,000 की बातें आती हैं। इनमें से 75,000 में से भी जो मेन जो काम का जो मेन बिग प्लेयर्स होंगे या जो वो होंगे 15 से 20,000 होंगे। अब 22 करोड़ में लोगों में 20,000 लोग जो स्टॉक को समझते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में बड़ी लेवल के शेयर खरीदते हैं, वो नेग्लिजिबल हुए ना। ये दुनिया में मेरे ख्याल में अगर ये देखा जाए, जैसे टैक्स में पाकिस्तान का दुनिया में नाम आ रहा है कि टैक्स कलेक्टर, टैक्स पेयर्स जो हैं दुनिया में इस लेवल पर कि किसी मुल्क में 22 करोड़ हों, उसमें से 2 लाख लोग हों, तो ये इसी तरह सीबीसी के जो लोग यूज कर रहे हैं वो भी लोएस्ट होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूं कि ये MSCI के अंदर पाकिस्तान को फ्रंटियर से उठाकर इमर्जिंग मार्केट में डाला और जनाब ऐसा सीना चौड़ा हो गया पूरी कौम का। उन्होंने कहा अब तो अमेरिकन जो हैं वो आकर, अमेरिकन, यूरोपियन, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आके पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर जो है शटापू खेलेंगे और जनाब अब तो पैसे ही पैसे आएंगे और जनाब इतना माल इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट देखी ही नहीं हमने और कह रहे थे ट्रैकर फंड है, जबरदस्ती आएंगे। कौन से आए वो? जिस दिन ये MSCI में गया था, मुझे अभी याद है कि मैं आपके प्रोग्राम में इंटरव्यू दे रहा था टेलीफोनिक, और आप ये कह रहे थे, यही बात आपने कही थी, $3.5 बिलियन की बात हुई। $3.5 बिलियन कैलकुलेशन के हिसाब से मस्ट है कि जो हम इमर्जिंग मार्केट में आए तो उनको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बल्कि वो जो शोर था वो उसने मसाइल पैदा कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने जो रेगुलेटर थे उन्होंने कहा कि आप अपने ब्रोकरेज हाउस के वॉल्यूम्स बढ़ने की वजह से अपनी जो पेड अप है, अपना जो लेवल्स ऑफ बिजनेस डूइंग है उसको बढ़ाएं, ताकि आपको मसला नहीं आए कि जब फॉरेन फंड्स आपके पास बहुत ज्यादा आए तो आपको मसला नहीं आए कि आप उनका ट्रेड ना करें। और कई लोगों ने, कई ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ाई, लेकिन उनको कोई बिजनेस भी नहीं मिला, बल्कि उनको नुकसान हुआ इतनी बड़ी टीम देखकर। ये बड़ी आम बात है। आप हमारे साथ ही रहिए लाइन के ऊपर। अहमद चिनाई साहब, अब यही जो मौजूआत हैं ये आपसे भी पूछना बड़े ज़रूरी है। बात यह कि MSCI का मामला था, आपने और मैंने इस पर पहले भी प्रोग्राम किया था जी, लेकिन आप पूरी उम्मीद थे कि शायद मुस्तकबिल में कुछ बेहतरी आए, लेकिन नंबर्स तो उसको इंडिकेट नहीं कर रहे। जैसे ये बता रहे हैं कि $3.5 अरब के लिए, मतलब वही लोगों को यही जैसे हमारे यहाँ होता है अमूमन कि पैसे आने वाले हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियाँ बुला लो और जनाब पैसे जमा करने के लिए संदूक खरीद लो। इन्होंने संदूक खरीदे, कारोबार ही नहीं आया। देखिए अनफॉर्चुनेटली MSCI के आने के बाद जो है वो बहुत सारी पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक चेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान में भी आई हैं, दुनिया में भी आई हैं, और हम एक ट्रांजिशन स्टेज में आए हैं। फिर इलेक्शंस पाकिस्तान में हुए, इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, तो अच्छा हुआ ना, दुनिया खुश हो रही है इस बात पे। देखिए आगे स्टेबिलिटी की बात आ रही है ना, तो मैं ये समझता हूँ, मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस बात पर मुत्तफिक हूँ। इस बात का मैं समझता हूँ एक पॉजिटिविटी मेरे पास है इसमें कि जो कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं इकनॉमी को सुधारने के लिए, वो लॉन्गर रन में पूरे पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए बेनिफिशियल हैं। जब हम ब्रेक पे जा रहे थे, आपने एक सवाल किया था और कहा था कि इसके बाद बात करेंगे। इमरान खान साहब का जो है वहाँ पर IMF के चेयरमैन से मिलना और MD से मिलना, और उसके बाद जो है वो इसका पोस्ट अफेक्ट क्या पाकिस्तान की मैशत। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी इतलात हैं, जो वहाँ मीटिंग हुई है, वो एक बड़ी पॉजिटिव नोट पे मीटिंग हुई है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने IMF को वाज़ेह तौर पे ये बताया कि जी पाकिस्तान स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने जा रहा है। पाकिस्तान में जो है वो IMF के प्रेशर पे जो है ना बिजली को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना गैस को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ना हम जो है वो मज़ीद डिवैल्यूशन की बात कर रहे हैं, ना हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जिस बात पर एक हम मुत्तफिक हुए हैं वो ये है कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द शेप ऑफ पावर सेक्टर, इन द शेप ऑफ हमारा PIA और स्टील मिल, ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं, और इसमें से जो रकम हम बचाते हैं
वो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह किया कि जी ये हम पॉवर्टी एलिवेशन के लिए लेकर आएंगे, और उसमें भी 3 मेजर सेक्टर हैं जिसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है। ये 3 वो सेक्टर्स हैं कि जिससे एक पॉवर्टी एलिवेशन हो सकती है, पैसे की रिवॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकनॉमी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो सबसे अहम बात है, जब हम पावर सेक्टर की बात करते हैं तो पावर सेक्टर वो सेक्टर है जो आगे जाकर हमारे लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी बन सकता है। अगर आज उस पर हमने मैनेज नहीं किया, आज वो कंट्रोल नहीं किया, कि पावर की एबंडेंसी इन सारे प्रोजेक्ट्स के आने के बाद बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हो जाएगी। और जो हम कैपेसिटी की पेमेंट कर रहे हैं बहुत मुख्तलिफ लेकिन पावर जिस आदमी कंपनीज को, सर असल में मसला है ना, एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान खान बेचारा अकेला क्या क्या करे। आप ये चाह रहे हैं कि वो बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे, और बैटिंग तो करे, ओपनिंग बैट्समैन आए, और फिर उसके बाद जो है वो विकेट कीपर भी वही बन जाए, फील्डिंग भी थर्ड मैन पे जाकर वो करे। बेचारे इमरान खान अकेला सारे काम करे। 21 खिलाड़ी उसके खिलाफ खेल रहे हैं, बेचारा एक इमरान खान खुद खेल रहा है, और साथ में एम्पायर का अगर साथ रहे तो काम चलता है। इमरान खान साहब क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं, अब उनका जो वो है वो मैनेजर और कोच की हैसियत से है कि वो मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और कोच भी कर रहे हैं। तो वो अपने ओपनिंग बैट्समैन भी खुद ला रहे हैं, ज़ाहिर है एक अपना नॉन प्लेइंग कैप्टन की हैसियत से वो लोगों को खिला रहे हैं। असद उमर का उन्होंने फाइनेंस का कैप्टन बनाया हुआ है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ पावर सेक्टर की, कि जहाँ हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ मैं समझता हूँ कि कैपेसिटी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान की मईशत पे एक बहुत बड़ा बोझ है। जितनी भी गैस सब्सिडीज़ हैं या दूसरी सब्सिडीज़ हैं उनको ख़त्म करके हम ये कैपेसिटी जो है वो ज़ीरो कर दें कैपेसिटी पेमेंट को, और उनसे बिजली भी लें, उनसे जो है वो पावर भी लें, और आगे डिस्ट्रीब्यूट करें बगैर उसके सब्सिडी के। देखें 1300 में एलएनजी लेकर 600 में हम दे रहे हैं, वो हम कौन सा बड़ा कमाल कर रहे हैं। यहाँ हमने अपने यानी पावर सेक्टर रिफॉर्म की हमें जरूरत है। मैं तफसील आपसे और जानता हूं, बहुत आम चीज आप बात करें। जफर मोती साहब इसके मुतालिक बताइए। देखें मैं वो गुफ्तगू करता हूं जो हर, जैसे आप कहते हैं कि जुबान खास आम होती है, ठीक है लोग थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं उन सर्कल्स में मूव करते हैं। हर आदमी जो है, जो इमरान खान का पहले भी हिमायती था, वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी टीम को बहुत ज्यादा ब्लेम करता है। अब आप तो कम से कम ये ना कहिएगा कॉशियस होने के चक्कर में कि ऐसी बात नहीं है। तमाम महफिल में यही बातें हो रही हैं कि टीम बेकार है, इमरान खान बहुत अच्छा है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आपकी बात सही है, और अहमद भी मेरा छोटा भाई है, वो भी बात सही कर रहा है। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाने के बाद जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो है कायदोर की, वो 11% पर जारी है, जो काफी सालों बाद हम डबल डिजिट में आए। तो वो जो है उसका पैनिक है। और ये जो सब्सिडी खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सब्सिडी खत्म करने, अगर खत्म कर देंगे तो फिर वहां पे जो बैकलैश होगा उसको कौन हैंडल करेगा। टीम जैसी भी हो, अभी मुश्किल ये है कि खुद इमरान खान साहब बोल रहे हैं हर जगह पर कि मुल्क जो है वो बैंकरप्सी के करीब है। तो उसको बचाने में जो टाइम लगेगा ना, वो हमारे दोस्तों, हमारे में फर्क, मुझमें ये फर्क है। जफर मोती साहब आपने मेरे साथ रहना है क्योंकि आप बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे हैं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर आप अपनी बात भी मुकम्मल की। नाज़रीन ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूं, और मैं आपको बता दूं कि हर हल्के में ये प्रोग्राम देखा और सुना जाता है, लोग इसको संजीदगी से लेते हैं। ये एक थिंक टैंक है, और जिन वजीरों की बात हो रही है वो शाम को इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से भी मंगा के देखेंगे ताकि वो इससे कुछ सीख सकें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इस्लामाबाद में ये बात नागवार गुजर रही होगी, लेकिन इमरान खान को ये बात समझ भी आ रही होगी, अच्छी भी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। कोई इलेक्शन उसने जीतना है। ये बाकी लोग जो उसके इर्द गिर्द हैं इमरान खान के, ये शायद काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते बगैर इमरान खान की तस्वीर लगाए। और ये वो भी जानते हैं, और ये बात इमरान खान भी जानता है, और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर भी जानता है। लेकिन अभी कटहरे में और एहतसाब के मामले में जो आदमी सामने दिखाई देता है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। कारकर्दगी उसने दिखानी है। टीम कब बदलता है ये उसकी मर्जी, किसको लेकर आता है ये उसकी मर्जी। और जो इकदाम लिए जा रहे हैं उनके ऊपर जफर मोती साहब बात कर रहे थे, बीच में बात रह गई। उन्होंने बताया कि अगर सब्सिडीज़ हटा दी गई और तमाम इकॉनमी को जो है वो इस तरह से फंक्शनल बनाने की कोशिश की गई
कि वो एक फिट सेट स्टैंडर्ड में आए, तो फिर उस कॉम्प्रोमाइज़ की एक कॉस्ट होगी जो पॉपुलैरिटी की सूरत में पे करनी पड़ेगी। जी जी ज़फर मोती साहब। मैं वो जो इंटरेस्ट रेट की पहले बात कर रहा था कि जो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, जी जी उसको और अगले 2 महीने में मुझे लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ा के 11% ले आएंगे। जो मेन डर है जो अहमद भी नहीं बोल रहा, वो ये है कि अगर IMF से आपके अच्छे कोई डील हो गई है तो उसका बताना तो जरूरी है अगर पॉपुलैरिटी को गेन करना है तो, लेकिन वो नहीं बता रहे। इसका मतलब हम लोग डॉलर रुपये की पैरिटी को भी नहीं देखेंगे, हम लोग इंटरेस्ट रेट भी हाई देखेंगे, हम लोग सब्सिडीज को खत्म करने को भी देखेंगे। तो ये जो है ना बताने का मकसद कि जो असद उमर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से IMF ने जो है वो अपने जो स्टैंडर्ड थे और जो डिमांड थी उनको कम किया है, तो अगर कम किया है तो बताएं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कम किया है, क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज देखी गई है टीवी के थ्रू हम लोगों ने, तो वो तो ये बता रहे हैं कि IMF अपनी जगह पर खड़ा है और वो वही डिमांड करेगा जो वो पहले से कर रहा है। यानी करेंसी को ऊपर लेकर जाएं, गैस टैरिफ बढ़ाएं, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ बढ़ाएं, ये करेगा IMF? नहीं, उससे सबसे बड़ा कि अपने टैक्स के जो अपना रेवेन्यू है वो बढ़ाओ, हाँ उसको बढ़ाओ, और वो हमारे मुल्क में नहीं बढ़ रहा है। तो नॉन फाइलर्स हैं वो अब क्वांटिटी में और बढ़ रहे हैं बनिस्बत, वो घबरा रहे हैं ना। जब FBR उनको तंग कर रही है तो लोग आगे घबरा रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की है। मैं अहमद चिनाई साहब, क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जफर मोती साहब कह रहे हैं आप क्यों नहीं बता रहे? भाई सही बात बताएं ना। ये जो उन्होंने चीजें हाईलाइट की हैं, ये बातें वो हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल उनके नजदीक हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो गलत परसू की जा रही है जफर मोती साहब के मुतालिक। मैं इस पर अपनी कोई राय नहीं दूंगा क्योंकि आज मेहमानों की आपस में बहस है, और देखिए मैं भी आप प्रिवी नहीं है उन बातों से जिनसे ये प्रिवी हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले भी कहा था और बार बार ये कहा था कि हम IMF के पास कर्जा लेने नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बाद फिर बातचीत चलती रही। असद उमर साहब का आज का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और मैं ज़फ़र साहब की भाई है मेरे, मगर मैं इनकी बात की नफ़ी करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये बड़े खुशी के साथ ऐलान करें कि जी हमने कर्ज़ा ले लिया है। वही जो शुरू में आपने प्रीएम्बल दिया था कि ये कर्ज़ा लेना जो है वो एक मायूब सी बात समझी जाती है। हमने सिर्फ मैं समझता हूँ कि IMF के साथ बैठ के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की है, जिसको IMF ने अप्रिशिएट भी किया है और ये भी कहा है कि हम आपकी पॉलिसीज़ को जो है जो राइट डायरेक्शन में जा रही हैं उनको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। IMF से कर्ज़ा पहले भी लिया गया है, बाद में भी लिया गया है, अब भी शायद लिया जाए, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये कर्ज़ा जो है वो मुल्क की दूसरी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके लिया जाएगा। यहाँ मैं इस बात पर बड़ा फर्म हूँ कि जी पॉलिसी रेट नहीं बढ़ना, अपना इंटरेस्ट रेट वो भी नहीं बढ़ना, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो ज़रूर होने हैं। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में IMF ने इस बात को अप्रिशिएट भी किया, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 चीज़ें हमसे बेसिकली कही कि हम पॉवर्टी एलिवेशन में एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग सेक्टर पे जो है वो खर्च करना चाहते हैं, और ये पैसा पाकिस्तान के अंदर ही रिवॉल्व। लेकिन अगर आप सब्सिडीज विड्रॉ कर लोगे फिर आप कैसे करोगे? देखिए, सब्सिडीज विड्रॉ करके हम जो कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं उसकी भी विड्रॉल हो जाएगी। तो कैपेसिटी पेमेंट्स की जब विड्रॉल होगी और हमें एनर्जी मिलेगी तो मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा ऑफसेट हो जाएगा और ये रैशनलाइज हो जाएगा और कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। तो हमने सारी चीज़ें जो है वो साथ लेके चलनी है। ये नहीं हो सकता कि जी कैपेसिटी पेमेंट भी करें और यहाँ सब्सिडी भी दे दें। क्या सब्सिडी जब भी दी जाती है जब हालात जो हैं वो इसको फेवर नहीं कर रहे होते, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के हालात पाकिस्तान की इकनॉमी को फेवर कर रहे हैं। इसमें जो बेसिक बातें आई हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, और जितना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहा है वक्त ज़रूर लग रहा है। एक फाइनेंस मिनिस्टर भी के पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, गवर्नमेंट पे भी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके लॉन्गर रन में जो है वो बहुत गूंज है इस्लामाबाद, लेकिन लॉन्गर रन में इसके नतीजे बहुत अच्छे होंगे। मैं कोई एडवोकेसी नहीं कर रहा, मैंने फिर कहा है। नहीं, अहम बात है जफर मोती साहब, एक फाइनेंस का और इकोनॉमिक्स का इंटरप्रिटेशन अहमद चिनाई साहब के मुताबिक गलत है। आपने गलत इंटरप्रेट किया सिचुएशन को। इनके नजदीक हुकूमत वो पॉलिसी परसू नहीं करेगी जो आप बोल रहे हैं, बल्कि उसका उलट होगा। ये बल्कि सोशल डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और ऑफसेट हो जाएगा सारा इंपैक्ट। वो तो वक्त बताएगा ना। दरअसल मसला ये है कि अगर अहमद की तमाम बातें सही पड़ गई तो ये तो हम एज अ पाकिस्तानी हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन मसला ये है कि ये सब समझ रहे हैं कि ये 6 महीने में हो जाएगा। अभी आप GDP का सबको पता है कि GDP घट गई है,
इकोनॉमी जो प्रोग्रेसिव थी वो थोड़ा सा कम हुई है। मैं कोई ऑपोजिशन की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद 243 में इनको इमरान खान साहब को वोट दिया है कराची में, लेकिन ये है मसला ये है कि ये समझ रहे हैं कि 2019 में हो जाएगा। मुझे 2022 तक कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, कोई परेशानियां ही नजर आ रही हैं। ये बड़ी अहम बात की आपने जफर मोती साहब, और एक और अहम बात आपने ये की है कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है और उनके सिंसियर हैं, वही इमरान खान को समझा रहे हैं कि माशी पॉलिसियों को रिव्यू करें। सर, लोग जैसे मैं अब अपनी बात तो नहीं कर रहा, मोती साहब ने खुद बता दिया, लेकिन बात यह है कि वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ आप जरूर करें, और 2022 तक उन्होंने व्यू दिया। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।